तो हेलो गुड मॉर्निंग टोलेफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी पता है कि जो 9th क्लास का जो इतिहास चल रहा है, विश्व इतिहास, उसमें हम लोग 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये है 7वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है शांति के प्रयास। और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उसी के यहाँ रिवीजन दिया गया है। एक्चुअली में जो चीज़ें पीछे घटनाएं थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं दी गई थी, उसको सम्मिलित रूप से यहाँ पर दे दिया गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध जो हो रहा है, उसके बाद कितने शांति का प्रयास किया गया और कौन कौन देश इसमें ने क्या क्या भूमिका रहे। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है, जो कि पिछले मैं कई बार बता चुका हूँ। जो प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उस राष्ट्र संघ की स्थापना को करता कौन है, तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति था, तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, जो कि आप लोग पढ़े हुए लोग। वुडरो विल्सन था जो कि वो लुसितानिया जहाज के डुबाने के बाद बिस्मार्क के द्वारा जो एंट्री मारा था प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए, ये मैं पढ़ा चुका आप सबको विश्व युद्ध के जो इतिहास में चौथे चैप्टर में शायद था। उसके बाद जो वुडरो विल्सन था, इसने एक राष्ट्र संघ की स्थापना की जिसका नाम रखा राष्ट्र संघ। ठीक है, और इस राष्ट्र संघ की क्या थी भैया, 14 सूत्र प्रस्ताव था, 14 सूत्र में बटा हुआ था, मतलब इसके 14 नियम थे। ठीक है, सिंपली बात में समझाते तो 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ की क्या हुआ, अस्तित्व में आया। तो राष्ट्र संघ की पूर्ण रूप से स्थापना कब हुई भैया, तो 10 जून 1920 को याद रखिएगा। राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था ना, उद्देश्य यही था कि विश्व में कभी भी किसी देशों में मतलब जो लड़ाई झगड़ा युद्ध होगा, उस युद्ध को शांति से निपटा दिया जाएगा, युद्ध जैसी स्थिति नहीं बढ़ने दिया जाएगा। राष्ट्र संघ के जो सदस्य थे, सदस्य देखा जाएगा तो कुल 31 इसके मेंबर बने, 31 देश इसके सदस्यता ग्रहण की ना। तो जिसकी संख्या जो थी 31 के करीब थी, बाद में इसमें सदस्य हो गए 60। शुरुआती समय में कितने सदस्य थे, 31 थे। याद रखिएगा, राष्ट्र संघ के अगर मेंबर की बात किया जाएगा तो शुरुआती समय में 31 थे और बाद में 60 हो गए। और आगे आएंगे तो राष्ट्र संघ के अंग क्या था, तो 3 अंग था, याद रखिएगा। एक था असेंबली, दूसरा था काउंसिल और तीसरा था सेक्रेटेरिएट, यानी कि एक व्यवस्थापिका परिषद और सचिवालय, व्यवस्थापिका और परिषद एवं सचिवालय। ठीक, अब तीनों का अलग अलग कार्य था। देखेंगे व्यवस्थापिका का क्या कार्य था, तो व्यवस्थापिका का जो कार्य था ये एक प्रतिनिधि की तरह काम करता था और वोट देने का इनको अधिकार था। ठीक है, मतलब कि ये संचालन के रूप में काम करता था व्यवस्थापिका। ठीक है, और नीचे आएंगे तो कार्यपालिका देखेंगे तो कार्यपालिका का जो काम था वो कार्य करने का, वो कार्य को लागू कराने का, उसको पूरा करने का काम करता था। कार्यपालिका में देखेंगे तो 2 भाग बटा हुआ था, एक था स्थायी और दूसरा अस्थायी। स्थायी में जो देश थे उनका नाम था इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और इटली, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जापान और इटली भी तो साथ में थे, इनके साथ में इंग्लैंड और फ्रांस के साथ, और एक और इनका दोस्त था रूस, लेकिन वो बीच में भाग गया था, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया। और इनकी जगह पर, रूस की जगह पर दोस्त नया आ गया था, कौन, अमेरिका। तो अमेरिका जो है इसी राष्ट्र संघ की स्थापना करता है, लेकिन खुद उसका सदस्य नहीं बनता। यहाँ देखेंगे लिखा अमेरिका इसकी संस्थापक सदस्यों में से था, परंतु इसमें सदस्यता स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार प्रारंभ से 4 अस्थायी सदस्य ही रहे, जिसके बाद में विस्तार किया गया। तो शुरुआती में कितना थे, तो 4 थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस था और जापान था और इटली। बाद में विस्तार किया जाएगा। एक्चुअली में 1925 ईस्वी में लोकार्नो की एक संधि होगी, जिसके द्वारा जर्मनी को भी जबरदस्ती ठूस के लाके इसमें घुसा दिया जाएगा। मतलब बोला जाएगा तू राष्ट्र संघ का सदस्य बनो। एक्चुअली क्या था ना, इस सदस्यता ग्रहण करने का मतलब था कि आप आपस में कभी भी लड़ेंगे नहीं। ठीक है, और अस्थायी रूप से 9 थे, तो स्थायी रूप से 4 थे और अस्थायी रूप से 9 गो देश थे। ठीक, अब जो तीसरा भाग था सचिवालय, सचिवालय का जो काम था वो सचिवालय का जो कार्य था उसको कायम करना, उसको लागू करना, उसको संचालन करने का काम था। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय था, हेड, याद रखिएगा, सचिवालय का जो हेडयालय था वो जिनेवा में था और इसके 12 को विभाग थे। कितना था भैया, 12 विभाग में बटा हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी कोई मामला अगर फंस भी जाती है तो उसको कहाँ पर निपटाया जाएगा, किस न्यायालय में, तो उसको रखा गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना जो हो रही है, आधुनिक जो नीदरलैंड है, उस पहले इसका नाम था हॉलैंड, वहाँ एक शहर है उसका हेग में। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, एक बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो हेग में हुई थी। याद रखिए, हेग कहाँ भैया, तो जो नीदरलैंड या हॉलैंड जिसको बोला जाता है ना, पहले हॉलैंड बोला जाता था, अभी नीदरलैंड बोला जाता है। तो नीदरलैंड के है ना शहर में, एक हेग नामक शहर में स्थापना हुई थी, है ना। किसकी स्थापना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, इंटरनेशनल कोर्ट की। ठीक है, आगे आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तब बनता है जब रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 के आसपास में। जो आप पढ़ चुके हैं रूस की क्रांति में, बोल्शेविक क्रांति जो होती है, उस बोल्शेविक क्रांति का परिणाम निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की जा रही है। ठीक है, जिसके मुख्यालय रखा जाएगा जेनेवा में। ठीक, अब राष्ट्र संघ की द्वारा शांति के प्रयास, राष्ट्र संघ जो है बहुत कोशिश किया शांति के प्रयास करने के लिए। मतलब देश जो है आपस में लड़े नहीं, देशों में किसी भी तरह का मतभेद हो तो आपस में बढ़ के उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, अब ये 10 से 15 वर्षों का युद्ध में 40 छोटे बड़े झगड़ों को जांच कर अपना निर्णय दिया। राष्ट्र संघ के द्वारा समझौता, मध्यस्थता और अनुरोध की नीति अवलंबन थी। मतलब इसकी नीति क्या थी, समझौता कराएंगे, मध्यस्थता मतलब आपका कंप्रोमाइज़ कराएंगे, वही बात हुआ, समझौता और मध्यस्थता एक ही बात हुआ। ठीक है ना, और अनुरोध करेंगे, अनुरोध मतलब उसका रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया ना लड़ता हूँ। ठीक है ना, आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में सुलझाने में भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होता है उसको भी निपटाया। 1920 में स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में ये
फॉकलैंड द्वीप का विवाद था, जर्मनी पोलैंड में उठे साइसिलियन विवाद था, जर्मनी और पोलैंड के बीच में भी विवाद था ना। तो इस सब विवादों को ये देख रहा था और निपटाने की कोशिश कर रहा था। लुथियानिया की राजधानी विलियम को लेकर पोलैंड और लुथियानिया के बीच में विवाद था। तो बहुत सारे विवाद थे, इन सारे विवादों को एक दूसरे से ये समझ रहा था, निपटाने की कोशिश कर रहा था। नीचे आएंगे तो क्या हुआ कि जो मंचूरिया संकट में जब था, इस असफलता से इटली का तनासा जो मुसोलिनी था अपने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर बल दिया। मुसोलिनी के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो इटली का था और एक साम्राज्यवादी विचारधारा का था, अपने साम्राज्य बढ़ाना चाहता था और साथ ही साथ फारसीवाद का जनक था। इसका मतलब होता है कि वो अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से प्रेरित रहता था, चाहे साम दाम दंड भेंट कुछ कही आ जाए, अपना वर्चस्व कायम रहे, है ना, मतलब भाड़ में जाए जनता, है ना, हम वो आगे रहता था। ठीक है, उसी विचारधारा का था कौन? हिटलर। हिटलर उससे एक कदम आगे निकल गया और वो और खतरनाक निकल गया। दोनों के बीच में राष्ट्र के प्रति भावनाएं थी, लेकिन वो राष्ट्र के प्रति भावनाएं नेसेसरी, मतलब कहने का मतलब वो सेकेंडरी था, है ना। प्राइमरी उनके लिए अपना खुद था, अपना खुद का वर्चस्व, मतलब वो खुद के उस देश के लिए भगवान बन गए थे। ठीक है, तो इनकी महत्वाकांक्षा जो है धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसका जो है असफलता के रूप में गिना जा सकता है कि जो राष्ट्रसंघ जो है चुपचाप बैठल था और इनकी जो क्या बोलते हैं, इनका जो वर्चस्व बढ़ते जा रहा था नकारात्मक रूप में। ठीक है, 1938 उसमें चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लेता है। कौन करता है? जर्मनी करता है। और 1 सितंबर 1940 उसको पोलैंड पर आक्रमण करता है, जो कि दूसरा विश्व युद्ध का कारण बना। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं लोग कि दूसरे विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण था पोलैंड पर आक्रमण। और प्रथम विश्व युद्ध तत्कालीन कारण था फर्डिनेंड की हत्या जो हुआ था ना, उसकी हत्या सराजेवो में जो हुआ था ना, सराजेवो की राजधानी बोस्निया में एक्चुअली में। तो आप सभी उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। आगे आएंगे तो देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 1936 ईस्वी में स्पेनिश युद्ध में हिटलर और मुसोलिनी के हस्तक्षेप से प्रजातंत्र के समर्थकों की पराजय हुई। तो 1936 ईस्वी से लेकर 1939 तक ये सब, जब तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हो जाता है तब तक जो है हिटलर और मुसोलिनी जगह जगह कुछ उठपटांग चीज़ें करते रहते थे और राष्ट्रसंघ चुपचाप देखते रहता था। एक्चुअली में राष्ट्रसंघ भी चाहता था कि कुछ मामला गड़बड़ हो। ये चीज़ें दी नहीं है, लेकिन मैं अपने से बोल रहा हूँ ना, चीज़ें जो है रियलिटी यही है कि राष्ट्रसंघ कई मामलों में शांत हो जाता है। आज भी है ना, राष्ट्रसंघ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद बनेगा। राष्ट्रसंघ बन करके फिर एक नया बना दिया जाएगा, उसका बन जाएगा अमेरिका सदस्य, है ना, और उसको यूएनए बोला जाएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम ही है ना, मामला सल्टाना नहीं, मामला को और लटकाना। ठीक है, अब देखेंगे तो अन्य क्षेत्र में राष्ट्रसंघ की सफलता जो है कुछ नहीं था, झूठों की सफलता था। दास प्रथा दिया है, दास प्रथा को समाप्त किया, स्त्रियों को क्रय विक्रय को रोकने के लिए, अफीम के अनुचित प्रयोग को कम करने के लिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए झूठों की तमाशा करता था, कुछ नहीं करता था। ठीक है, राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण अब ये इसकी असफलता देखते हैं कि क्या क्या इसकी कमियां थी, क्या क्या, मतलब 1918 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, उसके महज 21 वर्ष के बाद दूसरे विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इसकी असफलता ही माना जाएगा, क्योंकि बोला था कि कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं होने देंगे, और उसके 20 साल बाद 21 साल बाद दूसरा युद्ध हो गया। तो ये तो सबसे बड़ा का मतलब उस पर दाग लग गया। उसके बाद अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, है ना, वो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे, अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी, परंतु बाद में अमेरिका स्वयं इसका सदस्य नहीं बना। मतलब जो खुद बनाया इस संस्था को, उसका सदस्यता खुद ही ग्रहण नहीं किया। मतलब हम बोला कि हम ही इसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि हम बाहर रहेंगे तब ना लड़ेंगे। और उसके बाद जबरदस्तियाँ देखेंगे तो लोकार्नो की, अभी बोले कि लोकार्नो की संधि द्वारा जर्मनी को राष्ट्रसंघ में जबरदस्ती थोप थाप के पकड़ के शामिल करा दिया लोग, पीट फाट के। ठीक है, कि तू इसमें शामिल हो। ठीक है, इससे क्या हुआ ना कि ये बाकी सब जो देश थे वो देख रहे थे, है ना। तो बाकी सब देशों में लोग जो भड़कना शुरू किए। इटली के जो तनासा था मुसोलिनी, ये फांसीवाद का जो जनक था, ये कतई विश्वास नहीं था उसमें कि राष्ट्रसंघ में हम तो कभी मिलवे नहीं करेंगे, ये तो हमको बर्बाद कर देगा। ठीक है, जिसके कारण वो जो था वो अपना खुद का अपना वर्चस्व काम करने में लग गया। ठीक है, 29-30 ईस्वी में आर्थिक मंदी जब आई थी, भयानक आर्थिक मंदी आई थी, तो आपसे पता है कि पूरी दुनिया टूट के गिर गई थी। मतलब कि कहने का मतलब पूरी दुनिया की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और परस्पर सहयोग में सबके भरोसा करा था कि हम सब मिल के आपस चले गए। इसी बीच में हिटलर अपना दांव खेलता है और हिटलर इसी समय जंग के ऐलान के लिए लोगों को प्रेरित करना शुरू करता है, भड़काना शुरू करता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो चलो घबरा गया, यानी कि जब घबरा गया क्या राष्ट्र संघ, तो नया बनता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनेगा आज़ादी के क्या बोलते हैं उसको, दूसरे विश्व युद्ध के आसपास में। ठीक है, यहाँ देखेंगे उसके बीच में जो है जेम्स पैलेस का घोषणा होती है, अटलांटिक चार्टर होता है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा होती है, मास्को घोषणा होती है, तेहरान घोषणा होती है, याल्टा सम्मेलन होता है, दुनिया भर के सम्मेलन होता है। ये सारी सम्मेलन एक एक करके आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं डेट के साथ। ठीक है,
आगे आएंगे तो लिखा हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पृष्ठभूमि और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 1944 ईस्वी में देखेंगे तो उस समय अमेरिका का राजा कहने का मतलब क्या, अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे वो थे वाशिंगटन डीसी में स्थित डमस्टन ओक्स नामक एक स्थान पर उनकी बैठक बुलाई। क्या नाम था उनका, अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, ठीक है, तो कहाँ बुलाते हैं भैया, वाशिंगटन में एक बैठक बुलाती है। और बैठक में क्या करते हैं, है ना, वहाँ पर विचार लिया जाता है कि जो ये राष्ट्र संघ बना है ना, तो ये राष्ट्र संघ जो है पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसी का दूसरा नाम कर दिए, नाम बदल दिए, ठीक है, नाम बदल के क्या नाम रख दिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की, सॉरी ना, काम वही था, चीज़ें वही था, सिर्फ नाम बदल दिया गया। तो 26 जून 1945 ईस्वी को, है ना, भारत सहित 50 राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इनके सभी शर्त स्वीकार कर लिए गए और स्थिति को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया, तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसका नामकरण के समय तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रेडरिक रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट जो थे, है ना, रूढ़तापूर्वक यूएनओ में, है ना, यूएनओ के सदस्य, अब इस बार जो है ना अमेरिका खुद सदस्य बना, अमेरिका भी सदस्य बना और बाकी बहुत सारे देशों को भी बुला बुला कर पकड़ के सदस्य ग्रहण कराया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है कब भैया, तो 24 अक्टूबर 1945 को। आगे जी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याद रखिएगा। आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इनकी जो अधिनियम था, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी इनकी धाराएं थी या कितनी अनुच्छेद है, तो 111 अनुच्छेद थे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं से उठाया हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन सीधा सीधी आया हुआ था एग्जामों में, और आप सभी को एनालिसिस करके दिखा दिया हूँ। और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामों में आता है, आप सभी उसको देखते रहिएगा तो बढ़िया से आपको याद होते रहेगा, ठीक है। अब इसका मेन काम तो क्या था, शांति को स्थापित करना, आत्मनिर्भर समानता के लिए सिद्धांतों पर आधारित कार्य करना, विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक और उसकी जो भी समस्या है उस समस्या को देखकर उसका निपटारा करने की कोशिश करना, ठीक है। आगे आएंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या थे, तो सिद्धांत इसके बहुत सारे थे। राष्ट्रों की समानता का सिद्धांत था कि राष्ट्र में सब में समानता बना रहेगा, ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र का स्वागत करेगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी मतलब घोषणा देगा उसका क्या करेगा, सब राष्ट्र मिलकर उसकी स्वागत करेगा, मतलब उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा। सभी राष्ट्र अपने अपने झगड़ों या विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। सेम वही काम जो पहले काम था वही काम करना इसका भी था। वर्तमान में इसके 192 सदस्य है। एक्चुअली वो 192 ना कहा के इसको 193 भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक और जो नया देश है इसकी सदस्य जो है ग्रहण कर चुका है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें जो वर्तमान समय में इसके कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा इसमें वर्तमान समय में अगर देखा जाएगा तो इसके 193 सदस्य, ठीक है। कितने सदस्य भैया, 193 सदस्य, ठीक है, याद रखिएगा। 2006 में सबसे लास्ट में 192 जो सदस्य था वो कौन था, तो याद रखिएगा जो मोंटेनेग्रो जो था इसका 192 सदस्य बना, ठीक है, मोंटेनेग्रो, और उसने 192 सदस्यता ग्रहण की। 100 कौन की भैया, 192 सदस्यता ग्रहण की, याद रखिएगा 192 92 वाला, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र अंग के 6 अंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक के एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान है। प्रमुख के ये अंग आम सभा है, संयुक्त सुरक्षा परिषद है, ठीक है। आम सभा मतलब संयुक्त संघ में एक प्रमुख अंग है जिसको आम सभा भी कहा जाता है। वहाँ पर लोग बैठते हैं, बैठक करते हैं, और बैठक जो हर वर्ष में एक बार होती है। याद रखें आम सभा की बैठक क्या होती है, हर वर्ष में एक बार होती है, ठीक है। जैसे हम लोग कैसे संसद भवन में सत्र चलता है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, एक और कौन सा सत्र होता है, बजट सत्र होता है, ठीक है। तो मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र और बजट सत्र, ये 3 सत्र होते हैं। उसी तरह जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना उसके जो 6 अंग थे, और पहला जो था वो था आम सभा। आम सभा में जो है 1 वर्ष में एक बार बैठक थी। जैसे यहाँ नीचे आएंगे तो सुरक्षा परिषद थी। सुरक्षा परिषद में जो था 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य घोषित किया गया। 5 जो अस्थायी जो सदस्य थे उनका नाम क्या था भैया, तो 5 अस्थायी सदस्य का नाम था, याद रखिएगा, रूस, पहले देखेंगे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, रेस फ्री। क्या भैया, रेस फ्री, याद रखिएगा, रेस फ्री। रेस से आर से रसिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड यानी कि जो ब्रिटेन इंग्लैंड है, ठीक है, और फ्री से फ्रांस। तो रेस फ्री से याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद के जो थे 5 अस्थायी सदस्य हमेशा परमानेंटली, और इनकी जो नियम है ना, 5 में से कोई एक मना कर देता है ना तो मना हो जाता है। कोई भी नियम लागू होता है तो 5 में से एक मना तो मना, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसको 10 अस्थायी, जो अस्थायी बनते हैं ना हर 2 साल बाद चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे भारत भी कई बार बनता है 2 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो आर्थिक और सामाजिक, इसके सामाजिक परिषद थे। आर्थिक सामाजिक मतलब किस तरह देश को चलाया जाए। उसके बाद इसे बहुत सारा इसका ग्रुप बना, यूनेस्को, यूनिसेफ, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी जो श्रम संगठन जो बना था, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
न्याय परिषद इसकी भी न्याय परिषद देखेंगे तो बहुत सारे हैं। प्रशांत महासागर में स्थित माइक्रोनेशिया में 4 द्वीप समूह ऐसे संगठन निर्देश संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन में है। इस प्रकार इस संगठन के 4 उद्देश्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों को स्वशासन और स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहयोग देना, मानवीय अधिकार और स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना, सामाजिक आर्थिक और ये सब व्यवहार का करना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि हेग में, जो कि हॉलैंड यानी नीदरलैंड में खोला गया था, जिसका मुख्यालय जो है कहाँ भी है, हेग यानी नीदरलैंड में। ठीक है। उसका देखेंगे तो सचिवालय जो था, सचिवालय के 6 प्रमुख अंग थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महासचिवालय ट्रिगवेली और वर्तमान महासचिवालय जो है बान की मून। वर्तमान में तो अब ये पुराना डाटा है, बस याद रखिएगा। प्रथम जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो थे वो कौन थे? ट्रिगवेली थे। और जो वर्तमान के है उसको करंट अफेयर में देखा जाएगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा देखेंगे, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा कितनी है? तो 6 भाषा है। अंग्रेजी, फ्रेंच, देखो अंग्रेज है तो अंग्रेजी में तो अमेरिका भी है, इंग्लैंड में है, तो दोनों को मिला के एक हो गया अंग्रेजी। ठीक है। फ्रेंच तो फ्रांस है तो फ्रेंच, और चीनी जो है चाइना वाला है तो चीनी। ठीक है, क्योंकि सदस्यता ग्रहण किया है तो चीनी भी जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये जो है रूस है तो रूसी भाषा। अरबी और स्पेनिश 2 भाषा जो है अलग से जुड़ा हुआ है, इसको याद रखिए, अरबी और स्पेनिश। ठीक है, आगे जाइए। नीचे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता और असफलता। सफलता थी, बीच में बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगाया, बहुत सारे युद्ध में शांति लाने की कोशिश किया, विश्व शांति लाया। ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 1940 में ईरान में ईरान में अवैध रूप से जो हो रहे थे रूसी सैनिकों को हटाने के लिए दबाव, और उस पर शांति लाया। उसके बाद उत्तरी दक्षिणी कोरिया के मध्य में चल रहा युद्ध जो था उसको भी रोकवाया। एक्चुअली में जहाँ जहाँ ये संयुक्त राष्ट्र संघ गया है ना, वहाँ तबाही करके आया हुआ। आज तक कभी भी ये मामला सल्टाया नहीं है, इसके एक भी सफलता नहीं है। सफलता जुट्टों को अमेरिका गिनवाता है कि यहाँ शांति करा दे, वहाँ शांति करा दे। शांति उसको बोलते हैं कि सही ढंग से जाकर शांति कराए। अब मान के चलिए कि घर में अगर झगड़ा हो रहा है, घर में आप शांति कराने जाइए, क्या कीजिए कि घर के लोग के सबको मुआ दीजिए, कहिए शांति तो हो गया है। ये कौन शांति है भाई? ये कैसे शांति है कि सबको मुआइए दिए तो ऑटोमेटिक शांति हो जाएगा? तो अमेरिका करता ऐसे ही, जिस भी देश में जाता है शांति कराने के लिए, वहाँ के लोगों को तबाह कर देता है, घर बर्बाद कर देता है, एरिया को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देता है। अब बोलता है कि शांति करा दिए। लो, तो लोग हिले नहीं है तो कच्ची हल्ला कर रहा है सब, है कि नहीं? अमेरिका का यही शुरू से चल रहा है ना। जब तक युद्ध होते रहेगा, युद्ध को तो खुद ही चाहेगा कि लंबा खींचे, हथियार अपना बेचेगा, इधर से ही उधर से रसिया, दोनों चुट्टा है, दोनों मिल के कमाता है खूब इसी तरह। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 1956 ईस्वी में स्वेज नहर के मामले में वही अंतर्राष्ट्रीय सेना तैयार किया, और 1959 ईस्वी में लेबनान की संकट जो आया था, मतलब सब में जितना भी संकट आता है ना, सब संकट में ये आता है, कूदने आ ही जाता है ना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मालिक बना हुआ है तो कूदने आ जाता है। भारत में भी कूदने आया हुआ था। 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ठोस कदम उठाया। 1971 में जो बांग्लादेश की आज़ादी में प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो सुरक्षा परिषद ने युद्धबंदी में आज़ाद कराने के लिए इस दिशा में सफल प्रयास किया। मतलब वही जो हम लोग सैनिक को पकड़े हुए थे लोग, सरेंडर बोला था लोग, पाकिस्तानी जो सरेंडर जो जब बांग्लादेश को आज़ाद किया जा रहा था तो उस समय लड़ाई हुआ था, तो बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक जो है सरेंडर बोलकर हार मान गया था लोग, जिनको क्या किया गया था, जिनको छुड़ाने के लिए, जिनको वापस भेजने के लिए पाकिस्तान में ये सुरक्षा परिषद काफ़ी जो रिक्वेस्ट किया, तो ये चीज़ें कराई है ना। हालांकि उसके कहने से आदमी नहीं माना, लेकिन आदमी उसी तरह छोड़ दिया, कह जाओ, एक नहीं है। आगे जी लिखा 1990 ईस्वी में ईरान द्वारा कुवैत पर जो अधिकार किया गया था, तो ईरान जो कुवैत पर अधिकार कर रहा था इसको छुड़ाया। इतना छोटा अमेरिका नका करता है कि पहले ईरान से हमला करवाया कुवैत पर, और फिर कुवैत की रक्षा करके बचा लिया। और मेन इसका डील क्या था ना कि कुवैत में था तेल बहुत ज़्यादा मिलता है, और जब बचा लिया ना तो कुवैत से बोला काकी, और कुवैत को खूब पैसा की मदद किया कि ईरान को मार के भागा। देखो बचाने का मतलब कि खुद नहीं आता है, क्या करता है, पैसा देता है, बंदूक देता है, और ये नहीं कि पैसा फ्री में दे रहा है, मदद कर रहा है। मदद करेगा अमेरिका कोई ज़िंदगी में नहीं, सबको खा गया। जो भी उसके चक्कर में पड़ा ना तो सब बर्बाद हो गया। भारत कभी भी अमेरिका के चक्कर में नहीं रहता, इसीलिए बचा हुआ आज तक। ठीक है, पाकिस्तान रहता हमेशा अमेरिका के चक्कर में, देख लिए बेरा नंगा हो गया है। जो अमेरिका के चक्कर में पड़ा, अमेरिका के पास हाथ बढ़ाया, अमेरिका से दोस्ती किया या अमेरिका पर विश्वास किया, वो इस समय खत्म है, बर्बाद है। कुवैत को क्या किया, ये फुसलाया क्या किया कि बोला कि भाई साहब हम तुमको खूब मदद करेंगे। ईरान को भी उसी तरह फुसलाया, उधर वो मिला फुसला रहा था, इधर इसको फुसला रहा था, दोनों बड़ा मिल के फुसला रहा था लोग। उसके बाद क्या हुआ कि है ना, कुवैत को बाद में लास्ट में है ना मदद किया, और मदद के नाम पर जब ये युद्ध खत्म हुआ तो कुवैत के काफ़ी सारे तेल जो थे उसको अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है ना, तेल को अपने कब्जे में ले लिया, और क्या किया उसको अमेरिका के, देखिए बहुत सारे देश वैसे कब्जा करके फ्री में तेल ले लेता है, मतलब फ्री करने का मतलब बहुत कम दाम में ले लेता है। अमेरिका के पास अपना तेल बहुत कम है, उसके बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल वही रखा हुआ है ना। सब दिमाग, टेक्नोलॉजी नहीं, सब रंगदारी पहली बार। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता, असफलता है तो दुनिया भर की असफलता है, तो इसको 1000 गिनवाया जा सकता है असफलता, असफलता के तो इसको सारी तो असफलता ही गिना रहते हैं, सफलता थोड़ी है कौन उसका। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव है ना, आत्मनिर्भरता का अभाव होता है मतलब अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं था है ना, तो आत्मनिर्भरता का अभाव मतलब बहुत सारी जगहों पर इसकी दबदबा जो है कमज़ोर हो जा रही थी है ना। गुटबंदी, गुटबंदी मतलब क्या हुआ कि अलग लोग अलग अलग अपना ग्रुप बना ले, जैसे नाटो, सीटो, बारसा। इससे क्या हुआ ना कि जैसे मान के चलो कि अब किसी दो देशों में लड़ाई हो रहा है तो वहाँ समझौता करने कैसे जगह यूएनओ, जब वो किसी गुट का सदस्य होगा। और जब से गुट का अगर सदस्य होगा, नाटो लगा गया चुप भाग गया से है ना, यूएनओ का गया हम शांति कराएंगे, तो नाटो वाला खिसिया जाता था। जब अगर साटो को होगा, सेटो को होगा, तब होगा, वारसा को होगा, तब होगा। तो ग्रुप जो है ना उसको मुश्किल खड़ा करने लगी, और ना ये चाहते नहीं थे ग्रुप मुश्किल क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो स्थायी सेना का अभाव था, स्थायी उसके पास मतलब सभी देश के सेना उसके साथ उतने सपोर्ट में नहीं थे। औद्योगिक देशों की महत्वाकांक्षा थी, औद्योगिक जो देश थे ना देशों की महत्वाकांक्षा थी, औद्योगिक देश भी उसको उतना सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। इस तरह हो गया हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट। और ये चैप्टर जो था ना पिछले जो चैप्टर था उसी का ही मान के चलिए कि एक तरह से अब थोड़ा सा डिटेल वर्जन था, और जो चीज़ें पीछे डाटा हम पढ़ चुके थे उसी को थोड़ा डिटेल में ये समझाया था। संयुक्त राष्ट्र में सचिवालय का प्रधान कार्यालय मतलब कहाँ था, तो भैया राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र या शुरुआत में कार्य राष्ट्र संघ का, तो राष्ट्र संघ का था शुरुआती समय में जेनेवा में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेगा इनमें से कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, तो अमेरिका शुरुआत में नहीं था राष्ट्र संघ का सदस्य। उसको अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था, तो राष्ट्र संघ की स्थापना का अगर मूल उद्देश्य देखा जाएगा तो भविष्य में युद्ध को रोकना था, इसका मूल उद्देश्य यही था ना। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो राष्ट्र संघ की स्थापना देखेंगे तो 20 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। विश्व में कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है, तो विशेष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन में सफल ना, किस सम्मेलन में भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का सफल परिणाम था, तो सैन फ्रांसिस्को का सफल परिणाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन का वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य, तो 192 वर्तमान में, ठीक, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं, अभी तो वर्तमान 193 हो चुके हैं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन सर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच गए कि लास्ट चैप्टर 8वां नंबर चैप्टर, उसको भी आज कंप्लीट कर लिया जाएगा पूरी तरह से। 9th क्लास हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। विश्व इतिहास आप चाहे तो इसको पढ़ सकते। अब आएगा इसका एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुत तेज़ी से आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, और इतना एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, इतना ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगा कि सब्जेक्ट में एक भी चीज़ आपको नहीं छूटेगा। देखिए मेरा कारण क्या है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए। देखिए 10 सब्जेक्ट को छूने का मतलब नहीं है कि हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूँ। जब तक कोई चीज़ें अधूरा रहती है ना तब तक कोई मकसद नहीं है उसको पढ़ाने का, या कोई मकसद नहीं है उस वीडियो को डालने का, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ाऊँ, सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ाऊँ, तो इस कदर तक आप लोग को पहुँचा दूँ कि आप 40 में जो बना के आए 35-36 तो आप आके बोले कि इतना सही हुआ है। नहीं तो आधा इसको पढ़ा दो, आधा उसको पढ़ा दो, आधा उसको पढ़ा दो, आइएगा तो बोलिएगा 10 को समझ आया, उसमें से अभी भी नहीं है किया, कुछ भी नहीं आया है कि नहीं, तो क्या फ़ायदा पढ़ाने का। मैं चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट को जो उठाया हूँ, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके लिए उठाया हूँ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है मोस्टली बच्चे जो लेते हैं, कोई हिस्ट्री लेता है तो कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई दोनों ले लेता है, कोई किसी का अलग अलग रहता है कि नहीं, तो मोस्टली लेते हैं, इसलिए मैं इस दोनों सब्जेक्ट को टारगेट किया। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी उठा के रखा। इसको पहले इतना तक पहुँचा दूँ कि आप सभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से बोले कि अब जो रह गया कि इतना कॉन्फिडेंस लग रहा है कि हम 40 में जो है 35 प्लस बना सकते हैं, तब जाकर हमें भी संतुष्टि मिलेगी, हाँ अब सही रहा। अब उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ा जाए। उसके बाद जो 40 नंबर का जीएस है ना, वो तो सबके लिए कॉमन है, उसको तो मैं 2-3 दिन में शुरू करूँगा। उस कदर शुरू करूँगा, इतना तगड़ा शुरू करूँगा कि उसमें हर चीज़ों को हम लोग डिटेल समझ लिया जाएगा, है ना। कम से कम 40 नंबर में जो चीज़ें हैं ना उसको इतनी आसानी से समझने की कोशिश किया जाएगा ताकि जो उसमें से 40 में से कम 30 तक पहुँच जाए। देखिए वो इतना बड़ा सिलेबस है ना, क्योंकि साइंस एक अलग ही अपना हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर जो है उसमें तो स्मार्ट वे में पढ़ना है कि है ना, उसमें तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, स्मार्ट वे में पढ़ा जाएगा, उसको हो जाएगा। और मैथ रह जाएगा तो मैथ का भी बताऊंगा, सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें समझाऊंगा किस तरह हम लोग को 40 नंबर के जीएस की तैयारी किया जाए, कहाँ से उसको पढ़ा जाए और इस कम समय में कैसे उसको तैयार किया जाए, ठीक है। तो आप सभी वीडियो मेरा देख रहे होंगे, अगर बेहतर लग रहा होगा तो बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहिए। कमेंट करने से चीज़ें समझ आती रहती है। तो फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।